गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट लिटरेरी एजेस। लिटरेरी एजेस के बारे में सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो लिटरेरी एजेस के जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो उसके बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। शॉर्ट में लगभग 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें एक लिटरेरी एजेस का हम थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसको जान लेंगे। उसके बेस पे अगली वीडियो में हम जो है उनके मेन जो राइटर्स हैं उनके बारे में और उनके कुछ मेन वर्क्स के बारे में, और आने वाली सीरीज में फिर जो लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड जो जो जिस एज में जो इम्पोर्टेंट जो भी घटनाएं घटित हो रखी हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिटरेरी एजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। लिटरेरी एजेस, ठीक है। तो लिटरेरी एजेस में अगर बात करें सर्वप्रथम हमें जो एज देखने को मिलती है उसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन एज। कौन सी एज बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन एज बोलते हैं, ठीक है। अगर एंग्लो सैक्सन यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंग्लो सैक्सन 450 से लेके 1066 इसको जो है एंग्लो सैक्सन एज या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी इसको बोल सकते हैं। एंग्लो सैक्सन एज, एंगल सैक्सन और जूट्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे बात करें बियोल्फ करके आपने सुना होगा, जो एक इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड की जो फेमस है यानी कि लिटरेरी उसकी क्रिएशन की बात करें तो बियोल्फ, जिसका बाद में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पुरानी वीडियोज में भी बता चुके हैं किसने कर रखा है, सीमस इग्नी ने कर रखा है, जो कि 1995 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया होगा। दूसरे नंबर की एज आती है यहाँ से 1066 टू 1340, यहाँ तक हम इसको मान लेंगे, ठीक, 1340 तक, ठीक। इसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन की जगह क्या हो जाएगा? एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन पीरियड यहाँ पे या एंग्लो नॉर्मन एज इसको कहा जाएगा, ठीक। एंग्लो नॉर्मन इसको कहा जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। लेकिन इसमें मिडिल इंग्लिश पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहता है? 1066 से लेके 1485 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 1485 तक। इस बारे में भी बात करेंगे। 1340 से लेके 1400 तक चौसर की एज कही जाती है। देखिए यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। मिडिल इंग्लिश पीरियड कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है? इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है पहले वाले को और किस नाम से जाना जाता है? इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात चलेगी तो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाएगा। अगर मिडिल की बात चलेगी, मिडिल में 3 चीजें आती है, ध्यान दीजिएगा। मिडिल में 3 चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। इसमें जो 3 चीजें हमारे पास हैं उसमें 1340 से लेके 1340 में चौसर का जन्म होता है। जॉर्ज चौसर की बात कर रहे हैं, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक। 1340 से लेके 1400 तक ये इनका लाइफ स्पेन है किसका? जॉफरी चौसर का। और ये इस एज को एज ऑफ चौसर या चौसर्स एज लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चौसर्स एज ऑफ चौसर इसको बोला जाता है। और 1400 से अगर बात करें, 1400 से लेके 1485 तक की जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बैरन क्यों कहा जाता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। यानी कि यहाँ पे इस एज में क्या होता है, चौसर के पीरियड में जितनी भी जो पोइट्री लिखी गई थी, जो भी लिटरेरी यहाँ पे लिटरेचर लिखा गया था उसका इमिटेशन किया गया यहाँ पे, उसी को कॉपी पेस्ट किया गया, ठीक है। यानी कि उसका इमिटेशन हुआ, इसलिए इसको बैरन एज, यानी कि कोई भी न्यू पोइट्री यहाँ पे देखने को नया, अगर लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर में कुछ नया देखने को नहीं मिला, तो इसको बैरन एज कहा जाता है। अब अगर इसी की बात करें जो हमने बोला था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड यहाँ है 1066 से 1485 तक का जो पीरियड है इसको बोला जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसी को किस नाम से जाना जाएगा? मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाएगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से इसको जाना जाएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये आप ध्यान रखेंगे, मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमारा क्या क्या आ जाएगा? एंग्लो नॉर्मन एज ऑफ चौसर और बैरन एज। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमें देखने को मिलता है। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें तो 450 से लेके 1066 तक एंग्लो सैक्सन। इसमें मैंने 3 सेक्स वो बताया आपको, ट्राइब, जिसमें एंगल, सैक्सन और जूट, ठीक।
नेक्स्ट उसकी ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो एज रहती है उस एज की ओर बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको क्योंकि पूरा इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे फोन पे। अगर आपको ऑलरेडी इन चीज़ के बारे में पता है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कभी भी अगर लिटरेचर को पढ़ना है, मेरा भी अपनी एक्सपीरियंस रहा और मैंने इससे पहले की वीडियो में बोला कि मैं ऑलरेडी 2 बार तो कर चुका था लिटरेचर से, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी से किया। तो रही बात यहाँ पे जो चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे कैसे मैंने कनेक्ट किया, तो इसके लिए मेरे को सौरभ सर का गाइडेंस मिला, जो कि हल्द्वानी में नॉलेज जंक्शन नाम से उनका कोचिंग सेंटर है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो बहुत हेल्प मिली उस वो जो 1 महीना था कोरोना से पहले का, जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था लास्ट टाइम, जब प्रिंसिपल की जॉब भी छोड़ के आया था मैं लेक्चरर के लिए, लेक्चरर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस दौरान मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो वहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस सर के द्वारा मिला। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे इसको पढ़ना है। पढ़ता तो उससे पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नॉलेज की कहीं से कहीं तक कोई कमी थी, लेकिन उसको लंबे समय तक अगर संजोए रखने की अगर बात करें, लंबे समय तक उसी नॉलेज को अपने उसमें, मतलब ये बोलूँ कि एक वही वाली प्रॉब्लम आती थी कि पढ़ना बहुत रहता था लेकिन चीज़ों को लंबे समय तक के लिए याद नहीं रख पाता था। तो अब जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिटरेरी एजेस का अगर आप शुरू से लेकर अंत तक भी बोलेंगे तो उनमें कौन सी एज में कौन सा राइटर है, उसकी कौन सी फेमस क्रिएशन है, कौन सा लिटरेरी जॉनर फेमस है, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, ठीक। तो एक वही वाली बात है कि दाने तो बहुत थे, माला होती है जैसे, लेकिन उसको पिरोने के लिए एक जो थ्रेड चाहिए होता है उसकी कहीं ना कहीं कमी थी। तो आपको भी इसलिए मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप तक भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें रिनेसा पीरियड, यहाँ पे रिनेसा द रिनेसा करके, रिनेसा रिनेसा रिनेसेंस, मैं भी इसको पहले रिनेसेंस बोलता था। रिनेसेंस का प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण। दी रिनेसा करके, इसमें अगर बात करें इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इससे पहले की जो हमने चौसर की एज बात की, उसके बाद वेरन एज कहाँ तक पहुंचे थे हम, 1485 तक पहुंच गए थे। अब 1485 से लेके आगे का जो पीरियड है 1558 तक का जो पीरियड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली रिनेसा। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाएगा अर्ली रिनेसा, ठीक है। इसको ही हम बोलेंगे अर्ली रिनेसा, क्योंकि रिनेसा से पहले का पीरियड है। अर्ली रिनेसा इसको बोला जाता है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। 1340 से लेके 1400 चौसर की एज, 1400 से लेके 1485 तक का जो हमारा पीरियड है वो है बैरन एज, और 1485 से जो आगे का पीरियड है ये 1558 तक का, इसको बोला जाता है अर्ली रिनेसा, ठीक। आपको पता होगा 1453 की एक घटना भी आपको पता होगी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं इसको, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और यहाँ से लेके 1455 से लेके आपने एक वॉर ऑफ रोजेस सुना होगा, ठीक है, 1485 तक का। तो वॉर ऑफ रोजेस, तो एक पेजेंट्स रिवोल्ट करके भी आता है 1381 में। ये घटनाएं, इनको हिस्ट्री के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 1455 से लेके 1485 तक का वॉर ऑफ रोजेस, जिसमें रोजेस का मतलब हाउसेस से होता है, जिसमें 2 हाउस थे यहाँ पे, यॉर्क और लैंकेस्टर। लैंकेस्टर मैंने आपको बताया था, लैंकेस्टर आना लास्ट में तो आर आ रहा है तो रेड, ऐसे रोजेस के बारे में भी बताया था, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में। तो ये था, हम यहाँ पे 1453 की बात में कर रहा था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब बात करते हैं 1485 से 1558 तक का हमने बात कर ली। तो 1558 से आगे की बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, अर्ली रिनेसा की नहीं करेंगे, हम रिनेसा की बात करेंगे, ठीक है। रिनेसा की बात करेंगे तो रिनेसा में क्या क्या आ जाएगा, कहीं कहीं पे आपको कुछ बुक्स में 1557 मिलेगा, और हम यहाँ पे ले रहे हैं 1558 से, ठीक है। 1603 तक की जो एज है या जो पीरियड है, इसको एलिजाबेथन एज कहा जाता है, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज इसको कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ असेंड हुई थी थ्रोन पे, सिंहासन पे
यानी कि राजगद्दी उन्होंने संभाली थी 1558 में, और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, इसी एज को, एलिजाबेथन एज को ही किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियरन एज के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर की बात चलती है, शेक्सपियरन एज के नाम से भी जाना जाता है। और शेक्सपियर के लाइफ स्पैन की बात करें तो 1564 से लेके 1616 ये है। ठीक, 1564 से 1616 तक शेक्सपियर की एज। और शेक्सपियर के बारे में आपको बताया 4 ग्रेट ट्रेजेडीज एचओकेएम, इसके अलावा भी अन्य चीज़ें भी आपको पता होंगी इनके बारे में। बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है, वो बाद में बात करेंगे। दूसरे अगर एज की बात करें 1603 की, अब देखिए रिनेसा में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 1558 से 1660 तक, इसको हम रिनेसा के नाम से जाना जाता है ये पीरियड जो है। और रिनेसा के अंतर्गत जो एजेस हैं, जो पीरियड हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, रिनेसा 1558 से 1660। 1558 में क्या हुआ? क्वीन जो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो जो है असेंड हुई थी कहाँ पे? थ्रोन पे, सिंहासन पे। और 1660 में जो है मोनार्की रिस्टोर्ड होती है, दोबारा से स्थापित होती है, रिस्टोर होना। ठीक है, तो 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ जो है इंग्लैंड में एक बार फिर से मोनार्की रिस्टोर होती है। रेस्टोरेशन एज यहीं से आगे स्टार्ट होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें 1603 से लेके 1625 तक का जो पीरियड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पीरियड की अगर बात करें 1603 से 1625 तक की, तो इसको जैकोबियन एज कहा जाता है। जैकोबियन एज या जैकोबियन पीरियड इसको बोला जाता है। ठीक, जैकोबियन यानी कि जो किंग जेम्स थे स्कॉटलैंड के, किंग जेम्स 6 जो स्कॉटलैंड के थे, उनको किंग जेम्स 1 के नाम से जाना गया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और ये जैकोबियन कहाँ से बना है? जैकोबस आपने सुना होगा। ठीक है, वहीं से यानी कि इसका नाम भी लिया गया है जैकोबियन का। ठीक, और इसमें आपने सुना होगा, इसी दौरान अगर बात करें मेटाफिजिकल पोएट्री भी आपने यहाँ पे सुना होगा। बेन जॉनसन के बारे में सुना होगा, 1616 में फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1625 से आगे जो चलेगा 1649 तक, इसी में 1605 की एक घटना भी आपको पता होगी, गन पाउडर प्लॉट करके। ठीक, 1625 से लेके 1649 तक जो पीरियड है, इसमें चार्ल्स सेकंड के साथ तो हमने बताया था कि मोनार्की जो है रिस्टोर हुई थी। ठीक, जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनके नाम के बेस पे ही क्या बना था? इसका नाम कैरोलिन एज, कैरोलिन पीरियड या कैरोलिन एज इसको कहा जाता है। ठीक, चार्ल्स फर्स्ट, किसका नाम बताया हमने? चार्ल्स फर्स्ट का। अब इसी में आपने कार्पे डिएम करके सुना होगा, सीज द मोमेंट, वो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक में आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो है जैकोबियन जो मेटाफिजिकल जो पोइट्स जो मेटाफिजिकल पोइट्री जैसे आपने सुना होगा, सन ऑफ डन और सन ऑफ बेन आपने सुना होगा, उसके बारे में यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो सन ऑफ डन बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने लगभग मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड कौन थे? जॉन डन की बात हम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता था? सन ऑफ डन। और बाद में अगर बात करें जो यहाँ पे कैबिलियर पोइट्स थे, मेटाफिजिकल पोइट्स को क्या बोला जाता था? सन ऑफ डन। और कैबिलियर पोइट्स जो थे वो कार्पे डिएम के उस पे चलते थे और उनको सन ऑफ बेन कहा जाता था। बेन जॉनसन की बात चल रही है। नेक्स्ट देखिए इसी में एक पीरियड और देखने को मिलेगा, इसी में मैं एक पीरियड और बताऊंगा इसमें। इससे पहले इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। कॉमनवेल्थ इंटररेग्नम करके भी इसको, इंटररेग्नम का भी इसका दूसरा नाम है। कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा किसका सब डिवीजन अगर बात करें रिनेसा के अंतर्गत ये चीजें हैं। अब जो
1625 से 1660 तक की एक एज और यहाँ पे ली जाती है जिसको प्यूरिटन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1625 से लेकर 1660 तक का जो पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? प्यूरिटन एज कहा जाता है। तो मिल्टन तो इसके ग्रेटेस्ट आपने सुने होंगे, राइटर की बात करें तो प्यूरिटन एज के, ठीक। तो अब रही बात थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स की। 1599 में जो है एक थिएटर हमें देखने को मिलता है, ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था। कौन सा? ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर यहाँ पे बिल्ट हुआ था। कौन सा थिएटर? ग्लोब थिएटर। और 1613 में इसमें सेट फायर ऑन इट, इस पे आग लग जाती है। 1613 में इसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। उस दौरान कौन सा प्ले इसमें परफॉर्म किया जा रहा था, ये पूछा जाता है। हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ, ठीक है। कौन सा प्ले चल रहा था उस दौरान? हेनरी एट्थ। 1613 में इसमें आग लग जाती है, ग्लोब थिएटर की बात चल रही है। और 1614 में 1614 में इसको रिबिल्ड किया जाता है, इसका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाता है 1614 में। ये तो थी ग्लोब थिएटर की बात। अब थिएटर्स वर क्लोज डाउन। एक पॉइंट और बनता है थिएटर के बारे में। थिएटर्स को कब बंद किया गया? तो थिएटर्स को बैन कर दिया गया कब? 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया। थिएटर्स वर क्लोज डाउन, ठीक, 1642। और थिएटर्स को फिर दोबारा से कब से चालू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1660 में एक बार फिर से इनको चार्ल्स सेकंड के साथ, यानी रेस्टोरेशन, मोनार्की रिस्टोर्ड होती है, उसके साथ ये थिएटर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक। ये थिएटर्स की बात थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, ध्यान दीजिएगा। 1599 में ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ, स्थापित हुआ। 1613 में इसमें आग लग जाती है। उस दौरान कौन सा प्ले यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था? हेनरी एट्थ किसका है? विलियम शेक्सपियर का। 1614 में जो है इसको रिबिल्ड किया जाता है। 1642 में थिएटर्स क्लोज डाउन हो जाते हैं और 1660 में एक बार फिर से इनको रीओपन कर दिया जाता है। तो ये हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पे सीखे। होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगा मजा आएगा आपको, रियल में मैं कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। और इतने सटीक पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because I'm also a student of English literature. Not only English literature, but also I try to learn English literature, grammar as well as spoken English. मेरा शौक था स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद में मुझे पता चला जो स्पोकन इंग्लिश सीख रहा था मैं बुक्स के जरिए, इधर उधर से, जैसे भी मैंने लैंग्वेजेस के जरिए वो किया। एक लंबी कहानी है इस संघर्ष की। लगभग 10 साल यहाँ पे हो गए, 12-14 घंटे की अपनी स्टडी, अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, एजुकेशन। और आज जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ, माँ सरस्वती की बदौलत। तो आप भी सीखते रहिए, सिखाते रहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अपना लेवल क्या है, अब स्टार्ट करिए। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी आती है नहीं आती, मैं फिर से कह रहा हूँ, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। आप अपना नॉलेज गेन कीजिए, जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं 1660 तक की हमने बात करी। 1660 से लेके अब जो आगे का पीरियड चलता है हमारा 1660 से 1785 तक का, जैसे हमने इससे पहले क्या रिनेसा बोला था, अब यहाँ पे न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पीरियड आपने सुना होगा, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज की बात चल रही है। अब इसके अंतर्गत बात करेंगे कौन कौन से पीरियड यहाँ पे। 1660 से लेके 1700 तक का हमारा रेस्टोरेशन, रिस्टोर होना, देखिए रिस्टोर वर्ड आ रहा है, रेस्टोरेशन वहीं से बनता है, रेस्टोरेशन पीरियड हो गया। ठीक, इसके बाद 1700 से लेके 1745 तक का पीरियड जो है एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप, हंचबैक सुना होगा इनके बारे में, एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे हैं। और इसी को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एज ऑफ पोप को? ऑगस्टन एज। इससे रिलेटेड एक अलग सी वीडियो बना के 10 मिनट की, उसको भी आप देख सकते हैं, ऑगस्टन एज। 1745 से लेके 1785 तक का जो पीरियड है
इसको एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन, ये जॉनसन कौन से हैं, ये डॉक्टर जॉनसन है डिक्शनरी वाले, ठीक है, सैमुअल जॉनसन की बात चल रही है। और इनके पीरियड को ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशन एज भी इसी एज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एज। मैं यहीं पे लिखते रहूँ, नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं, दिक्कत हो सकती है। ट्रांजिशन एज भी इसको कहा जाता है, ट्रांजिशनल एज भी इसको कहा जाता है, ठीक। ये था हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड का सब कैटेगराइज हमने इसको किया। रेस्टोरेशन हमने बताया 1660 में, 1649 से, इससे थोड़ा पहले चले जाते हैं, 1649 से लेके 1660 तक का जो पीरियड था, यहाँ पे देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, यहाँ पे कोई मोनार्क नहीं था। तो ऐसा यानी कि एक शॉर्टेस्ट पीरियड भी है और यहाँ पे कोई मोनार्क भी नहीं था, मोनार्की समाप्त हो गई थी, फिर दोबारा से मोनार्की को रिस्टोर किया गया तो 1660 में। इसी को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है, प्यूरिटन इंटररेग्नम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, 1660 में मोनार्की रिस्टोर होती है किंग चार्ल्स सेकंड के साथ, ठीक। और तो 1700 तक की जो एज है, 1660 से 1700 तक की जो एज है या पीरियड है, उसको रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। अब बहुत से साथी पूछते हैं एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहा जाता है, बिकॉज जॉन ड्राइडन वाज द डोमिनेंट फिगर ऑफ दिस एज, डोमिनेंट राइटर थे, पूरा उन्होंने एक तरफा उनका अपना वो चल रहा था, ठीक। किसी भी एज का नाम या तो मोनार्क के नाम पे रखा गया है, जो वहाँ पे राजा या जो भी रानी क्वींस थी उनके नाम पे, या फिर जो उस एज में डोमिनेंट राइटर्स हैं उनके नाम पे रखा गया। अब देखिए रेस्टोरेशन एज की अगर बात करें तो किसके लिए फेमस है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए, किसके लिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। नेक्स्ट बात करें एज ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट हैं। ये क्वेश्चन अगर बात करें उसमें भी यूसेट में भी पूछा गया था, फर्स्ट पोएट लॉरेट की बात आ रही थी, वहाँ पे ना ऑफिशियल पूछा गया था ना अनऑफिशियल पूछा गया। जब ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ ना पूछा जाए तो बेन जॉनसन, जब ऑफिशियल पूछा जाए तो ड्राइडन, जब अनऑफिशियल पूछा जाए तो बेन जॉनसन। पोएट लॉरेट से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं उसको, 5 से 10 मिनट अलग अलग टॉपिक को हमने अलग अलग तरीके से एक मजेदार वे में कर रखा है। लिटरेचर पढ़ने का तरीका ही कुछ और होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमपी टेट वाली सीरीज तो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एमपी टेट सीरीज को तो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसको मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। उसमें 5-5 मिनट के अंदर मैंने जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है, निचोड़ के रख दिया गया पूरी एज को। ये रेस्टोरेशन एज तो आपको, मुझे नहीं लग रहा उसके बाद कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी, पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड 5 मिनट के अंदर अंदर समाप्त कर दिया मैंने उसको। दूसरी अगर बात करें 1700 से 1745 तक एज ऑफ पोप। अब जो है ये जो 1700 से अगर बात करें 1785 यानी कि इस एज को 1701 का 1700, अब देखिए 1701 से जो एज चलेगी इसको सॉरी इसको 17th एज ना बोल के 18th बोलेंगे, क्योंकि 17th कंप्लीट हो गया, 1700 कंप्लीट होने के बाद 18th का 1 चल गया ना, तो इसको 18th एज 18th सेंचुरी बोलेंगे। कौन सी सेंचुरी बोलेंगे, 18th सेंचुरी। अब जो 18th सेंचुरी है इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा गया है इसको, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, प्रोज एंड रीजन इसको कहा गया है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अब ये किसने कहा है इसको, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा है, ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड। किसने कहा है इसको, मैथ्यू आर्नल्ड ने इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। ऐसा क्यों कहा है, व्हाई मैथ्यू आर्नल्ड स्टेटेड 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, क्यों कहा, तो इसलिए कहा गया है बिकॉज देयर वाज नो गुड पोएट्री वाज रिटन इन दैट सेंचुरी। इस सेंचुरी में 18th सेंचुरी में कोई भी अच्छी पोएट्री यहाँ पे नहीं लिखी गई। जो पोएट्री लिखी गई उसको एक इन्होंने वर्ड दे रखा है प्रोजेक्ट, बोरिंग, प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट करके एक वर्ड दे रखा है, तो इसलिए इस एज को इन्होंने प्रोज एंड रीजन की एज कहा है। हम बात कर रहे थे एज ऑफ जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन,
यानी कि सैमुअल जॉनसन की बात चल रही है जिन्होंने डिक्शनरी कंपाइल की थी 1755। तो इसी एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसी एज को ट्रांजिशनल एज के नाम भी जाना जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है। और हमने 1700 से 1745 तक का बताया एज ऑफ ब्रोंज, इसको ही ऑगस्टिन एज के नाम से भी जाना जाता है। ये था नियो क्लासिकल का एक सब डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो अपने साथी के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम जाएंगे कहाँ, 1785 तक हो गया था। कुछ कुछ बुक्स में 1785 से लेके 1837 तक का या 1832 तक का जो पीरियड है उसको रोमेंटिक पीरियड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको जो मैंने पढ़ा है अधिकतर बुक्स में उसके बेस पे बता रहा हूँ, या जो सर ने भी हमें बताया था 1798 से लेके 1837 तक, 1798 से 1837 तक का जो पीरियड है इसको रोमेंटिक पीरियड कहा जाता है, रोमेंटिक पीरियड कहा जाएगा, इसको रोमेंटिक पीरियड कहा जाता है। 1798 आपको पता है पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, जो कि कोलैबोरेशन में लिखा गया था किसके, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें टोटल 23 पोम्स थी, 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 जो है एस.टी. कॉलरिज की थी। फिर से बता रहा हूँ, 1798 की घटना यहाँ पे हम बता रहे हैं, 1798 से रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट जो कि कोलैबोरेशन में था किसके, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसमें 23 टोटल पोम्स थी, उसमें से 4 पोम्स किसके द्वारा, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, 19 किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और जो इस लिरिकल बैलेट की अगर बात करें, फर्स्ट पोम जो थी दी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर करके थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। और जो लास्ट थी वो टिंटन एबे, वो किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो नेक्स्ट 1837 की घटना बता रहे हैं, यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है वो असेंड होती है थ्रोन पे, यहाँ से आगे जो पीरियड चलेगा हमारा फिर विक्टोरियन एज चलेगी, यहाँ से आगे जो 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है इन्होंने राजगद्दी संभाली। तो देखिए 1837 से लेके आगे चलेंगे, 1837 से लेके 1901 तक ये हमारी विक्टोरियन एज है। ठीक है, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज कहा जाता है। विक्टोरियन एज में भी 2 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन से हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट भी रहते हैं, कब से कब तक, 1850 से 1843 से 50 तक तो रहते हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इनकी डेथ हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की 50 में। 1850 से जो रहते हैं 1892 तक कौन रहते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है। इसमें विक्टोरियन एज में भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। एक जो पहले उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की हम बात कर रहे थे, दूसरे वाले में आपको देखने को क्या मिलेगा, दूसरे उसमें अगर बात करें ये भी 2 पार्ट्स में है। एक में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बताया, दूसरे उसमें उनका नाम लग रहा है तो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें अर्ली विक्टोरियन एज बोला जाता है, और बाद की जो है उसमें टॉमस हार्डी, एज ऑफ हार्डी। ठीक है, तो हार्डी और टेनिसन 2 में ये डिवाइड कर दिया जाता है इसको भी, टेनिसन और हार्डी। ठीक है, टॉमस हार्डी। तो नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, हम पहुंच गए थे 1901 तक। इससे आगे के बारे में बात करेंगे, इसको अर्ली विक्टोरियन एज भी कहा जाता है, इसको लेटर बोल देंगे। ठीक है, और इसी के दौरान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक इसमें 1837 से लेके 1871 तक। ठीक, इसको हमने बोल दिया क्या, अर्ली विक्टोरियन एज, और या एज ऑफ टेनिसन। दूसरा जो है जिसको एज ऑफ हार्डी, लेट विक्टोरियन या डिकेंडेंस कहा जाता है। डिकेंडेंस 1871 से जो चलती है 1901 तक। ठीक है, 1871 से अगर बात करें
1901 तक जो चलती है इसको लेट विक्टोरियन, ठीक है, या इसी को एज ऑफ हार्डी, या इसी को डिकेंडेंस भी कहा जाता है, डिकेंडेंस। या एस्थेटिसिज्म कहते हैं, सुना होगा आपने एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेंडेंस, आर्ट फॉर आर्ट, ठीक। 1990s करके आपने सुना होगा, 1890 से लेके 1900 तक। इसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय की भी कमी है, इसके बाद कुछ अन्य काम भी हैं जो पेंडिंग हैं। इसके बाद अगर बात करें 1901 से आगे जो एज चलेगी, ठीक, यहाँ पे ये 20th सेंचुरी की बात चलेगी यहाँ पे, ठीक है। 19th सेंचुरी हमारी कंप्लीट होगी, तो 20th सेंचुरी में अगर बात करें 1901 से लेकर 1914 तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है एडवर्डियन एज। EGMPS करके होता है इसमें, एडवर्डियन, ठीक है, एडवर्डियन बोला जाता है, एडवर्डियन पीरियड। इसके बाद 1910 से लेकर 1922 तक जॉर्जियन पीरियड, ठीक। EGMPS, इसके बाद मॉडर्न पीरियड हो जाएगा, ठीक। जॉर्जियन पीरियड या वॉर पोएट्स इनको कहा जाता है, जॉर्जियन या वॉर पोएट्स, वॉर पोएट्स इसमें देखने को मिलते हैं, रूपर्ट ब्रूक करके, जैसे आपने सुना होगा। ये 1936 तक है, सॉरी ये कब तक है, 1936 तक। तो ओवरलैप हो रही है ये, देखिए यहाँ पे 14 तक है, 1914 यानी कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। और इसके बाद बात करें 1910 से 1936 तक ये देखने को मिल रहा है। और 1936 में नोबेल प्राइज किसको मिल रखा है, यूजिन नेल को मिल रखा है, शायद आप एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक। 1938 में तो हमने बताया था आपको, इससे पहले वाली वीडियो हुई। नेक्स्ट देखिए इसमें 1922, फिर से मैं कह रहा हूँ ओवरलैप होगा 1945 तक का जो पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। EGMPS करके मैंने आपको बताया था, मॉडर्न पीरियड, दी मॉडर्न पीरियड इसको कहा जाता है, दी मॉडर्न पीरियड कहा जाता है इसको, दी मॉडर्न पीरियड। और लास्ट का जो हमारा बच जाएगा इसके बाद, उसके बाद जो चलेगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड उसको कहते हैं। 1945 से लेके आगे का जो अब चल रहा है, यानी कि जो 1945 के बाद का जो पीरियड है पोस्ट मॉडर्न एज इसको कहा जाता है, पोस्ट मॉडर्न, दी पोस्ट मॉडर्न करके बोलेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसको कहा जाता है 1945 यानी कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। और 1945 से रिलेटेड दो घटनाएं अगर जीके से रिलेटेड बात करें, 6 और 9 अगस्त को आपने पता होगा, 6 एंड 9 अगस्त को जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सॉरी इन एजेस से रिलेटेड, लिटरेरी एजेस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे डिस्कस किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।